इन दिनों सुगंधा की स्थिति कहाँ फंस गई मैं वाली थी। कहीं ऐसा भी होता है भला। वह अपने आप में कस मसा रही थी, ऊपर से बर्फ का ढेला बनी बैठी थी और भीतर उसके ज्वालामुखी दहक रहा था। क्या मेरे माता पिता तब अंधे बहरे थे? क्या वे इतनी निष्ठुर है? अगर नहीं तो बिना पर के ऐसे लड़के से क्यों बांध दिया मुझे, जो किसी अन्य की खातिर मुझे छोड़ भागा है। जाने कहाँ, अभी तो अपनी सुहागरात भी नहीं हुई है, जाने कहाँ भटक रहा होगा। फिर पता नहीं वह लौटेगा भी या नहीं। उसकी विचार श्रृंखला में इसी तरह के सैकड़ों सवाल उमड़ते घुमड़ते रहे थे और वह इन सवालों को झेल भी रही थी। झेल क्या रही थी, तड़प रही थी वह तो। लेकिन जब उसे उसके घर से भाग जाने के कारण की जानकारी हुई तो झटका लगा था उसे। उसकी बाट जोहने में 15 दिन कब निकल गए, क्या बीती होगी उस पर। कोई तो पूछे उससे आकर। सोचते विचारते अक्सर उसकी आंखें सजल उठती। नित्य 2 बूंद अश्रु उसके दामन में लुढ़क भी आते और वह उन अश्रु बूंदों को देखती हुई फिर से विचारों की दुनिया में चली जाती और अपने अकेलेपन पर रोती। और साथ चिड़चिड़ाहट बेचैनी से उसका हृदय तार तार हुआ जा रहा था। लगने लगा था जैसे वह अब तब में ही पागल हो जाएगी। उसके अंदर तो जैसे सांप रेंगने लगा था। लगा जैसे वह खुद को नोच ही डालेगी या फिर वह कहीं अपनी जान ही गंवा बैठेगी। वह सोचती जानती होती कि जब ऐसा कर जाएगा तो ब्याह ही न करती इसे। तब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे निर्णय से डगा नहीं सकती थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसके लौट आने का इंतजार करना चाहिए या फिर पीहर लौट जाना ही ठीक रहेगा? क्या ऐसी परिस्थिति में यह घर छोड़ना ठीक रहेगा? वक्त पर कोई ना कोई उसे खाने की थाली पहुंचा जाता, बीच बीच में आकर कोई ना कोई हाल चाल भी पूछ जाता। पूरा घर तनावग्रस्त था। मरघट सा सन्नाटा छाया था उस चौबारे में। सन्नाटा भी ऐसा जो भीतर तक चीर जाए। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से नजरें चुराता दिखा। ऐसे में वह खुद को कैसे संभाले हुए थी, वह वही जानती थी। दुल्हन के ससुराल आने के बाद अभी तो कई रस्में थी जिन्हें उसे निभाना था। वे सारी रस्में अपने पूर्ण होने के इंतजार में मुंह बाए खड़ी भी दिखी उसे। नई नवेली दुल्हन से मिलने जुलने वालों का आए दिन तांता लग जाता है। वह जानती थी। ऐसा वह कई घरों में देख चुकी थी। पर जहाँ तो एक बारगी में सब कुछ ध्वस्त होता चला था, उसके सारे संजोए सपने एकाएक ही धराशायी हो चले थे। कभी कभार उसके भीतर आक्रोश की ज्वाला धधक उठती। तब वह बुदबुदाती, भाड़ में जाए सारे रस्म रिवाज, नहीं रहना मुझे अब जहाँ। आज ही अपना फैसला सुना देती हूँ इनको और अपने पीहर चली जाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पहुँचकर अपने माँ बाबूजी को भी तो खरी खोटी सुनानी है। ऐसे विचार उसके मन में उठते रहे थे और वह इस बाबत खिन्न उठती थी। इन दिनों उसके पास तो समय समय था। नित्य मंथन में व्यस्त रहती थी और क्यों न हो मंथन, उसके साथ ऐसी अनूठी घटना जो घटी थी। अनसुलझी पहेली सरीखी वह सोचती, किसे सुनाऊं मैं अपनी व्यथा? कौन है जो मेरी समस्या का निराकरण कर सकता है? शायद कोई भी नहीं और शायद मैं खुद भी नहीं। फिर मन में ख्याल आता, अगर मुकेश लौट भी आया तो क्या मैं उसे अपनाऊंगी? क्या मुकेश अपने भूल की क्षमा मांगेगा मुझसे? फिर कहीं मेरी हैसियत ही धूमिल तो नहीं हो जाएगी? इस तरह के अनेक सवालों से जूझ रही थी और खुद से लड़ भी रही थी सुगंधा। बुदबुदाती, यह कैसी सामत आन पड़ी है मुझ पर? ऐसा कैसे हो गया? तभी घर के अहाते से आ रही खुसुर फुसुर की आवाज़ों से वह सजग हो उठी और खिड़की के मुहाने तक पहुंची। देखा मुकेश सिर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से थका मांदा सा आंगन में प्रवेश कर रहा था। उसे लौट आया देख सबके मुरझाए चेहरों की रंगत एकाएक बदलने लगी थी। अब उन चेहरों को देख कोई कह ही नहीं सकता था कि जहाँ कुछ घटित भी हुआ था वही सुगंधा के मन को भी सकून पहुँचाया था। उसने देखा सभी अपनी अपनी जगहों पर जड़वत हो चले थे और जब भी कि जो जो उसके कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे, सबके सब उसके पीछे हो लिए थे। पूरी जमात थी उसके पीछे। इस बीच मुकेश ने अपने घर व घर के लोगों पर सरसरी निगाह डाली। कुछ ही पलों में सारा घर जाग उठा था और सभी बाहर आकर उसे देखने लगे थे जो शर्म से छिपे पड़े थे अब तक। पूरा मोहल्ला भी जाग उठा था। जेठानी की बेटी सोनाक्षी पहले तो अपने चाचा तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाती दिखी, फिर अचानक से अपनी नई चाची को इत्तला देने के ख्याल से उनके कमरे तक दौड़ी भागती हांफती पहुंची। चाची को पहले से खिड़की के करीब खड़ी देखकर वह उनसे चिपटकर खड़ी हो गई। बोली कुछ भी नहीं। वही छोटा मनु दौड़कर अपने चाचा की उंगली पकड़ उनके साथ साथ चलने लगा। मुकेश के थके कदमों से चलता हुआ सीढ़ियां लांघता हुआ दूसरी मंजिल के अपने कमरे में पहुंचा। एक नजर समीप खड़ी सुगंधा पर डाली।
पल भर को ठिठका, फिर पास पड़े सोफे पर निढाल हो बैठ गया और आंखें मूंदे पड़ा रहा। मिनटों में ही परिवार के सारे सदस्यों का उस चौखट पर जमघट लग गया। फिर तो सब नहीं, बारी बारी से इशारों इशारों में ही पूछा था सुगंधा से, कुछ बका क्या? उसने एक नज़र मुकेश पर डाली, वह तो सो रहा था। वह अपना सिर हिला, उनसे सभी को बताती रही, अभी तक तो नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब उसके प्रांगण में मेले सा समा बंध गया था। फिर तो एक कर महल्ले के लोग भी आते रहे जाते रहे थे और वह सो रहा था जमकर। शायद बेहोशी वाली नींद थी उसकी। सुगंधा थक चुकी थी उनके आने जाने वालों के कारण। चौखट पर बैठे उसकी सास सहारा लेकर उठती हुई बोली, उठी तो कुछ खिला पिला देना बहू। और वे अपनी पोती की उंगली पकड़ निकल ली थी। माहौल की गर्माहट अब आहिस्ता आहिस्ता शांत हो चुकी थी। रात भी हो चुकी थी। सबके लौट जाने पर सुगंधा निरंतर उसे देखती रही थी। वह असमंजस में थी। असमंजस किस कारण से था उसे कहाँ पता था। परिवार के मोहल्ले के लोगों ने भी सहानुभूति जताते कहा था, बेचारे ने क्या हालत बना रखी अपनी, जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा होगा। उफ, आधी रात में वह जगा था। उसी समय ही वह नहा धो फिर से सो पड़ा। दूसरी सुबह जागा था तब सुगंधा सो ही कहाँ पाई थी। वह तो तब अपनी उलझनों परेशानियों को सहेजने समेटने में लगी हुई थी। वह उस रात निरंतर उसे निहारती रही थी। एक तरफ जहाँ उसके प्रति सहानुभूति थी, वहीं दूसरी तरफ गहरा रोष भी था। मन के किसी कोने में सहानुभूति इस कारण कि उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या जो कर ली थी, और रोष इस बात पर कि वह उसे छोड़ भागा था और वह सजी सवरी अपने सुहाग सेज पर बैठी उसके इंतजार में जागती रही थी। वह उसी रात से ही गायब था। फिर सुहाग रात का सुख क्या होता है कहाँ जान पाई थी वह। उस रात उसके इंतजार में जब वह थी, उसका खिला खिला चेहरा पूनम की चांद सरीखा दमक रहा था। पर ज्यों ही उसे उसके भाग खड़े होने की खबर मिली, मुखड़ा ग्रहण लगे चांद सा हो गया था। उसकी सुर्ख मांग तब एकदम से बुझी बुझी सी लगने लगी थी। सब कुछ ही बिखर चला था। तब उसके भीतर एक चित्कार पनपी थी जिसे वह जबरन भीतर ही रोके हुए थी। फिर विचारों में तब जब भी था, अगर उससे मोहब्बत थी तो मैं यहाँ कैसे? जब प्यार निभाने का दम ही नहीं तो प्यार किया ही क्यों था उसे? फिर इसने तो दो दो जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। क्या इसका अपराध क्षमा योग्य है? इसके कारण ही तो मुझे मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी है। मेरा तो अस्तित्व ही अधर में लटक गया है इस विध्वंसकारी के कारण। जब इतनी ही मोहब्बत थी तो उसे अपना लेता। मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने का हक इसे किसने दिया? तब उसकी सोच में जब भी होता, मैं अनब्याही तो नहीं कहीं, फिर कहीं जा कोई बुरा सपना तो नहीं। दूसरे दिन भी घर में चुप्पी छाई रही। वह जागा था फिर से। घर वालों को तो जैसे उसके जागने का ही इंतजार था। झटपट उसके लिए थाली परोसी गई। उसने जैसे तैसे खाया और एक बार फिर से सो पड़ा और बस सोता ही रहा। यह दूसरी रात थी जो सुगंधा जागते बिता रही थी और मुकेश रात भर जाने क्या क्या न बड़बड़ाता रहा था। बीच बीच में उसकी सिसकियां भी उसे सुनाई पड़ रही थी। उस रात भी वह अनछुई रही थी। फिर जब वह जागा था, सुगंधा के समीप आकर बोला, तब उसकी आवाज़ में पछतावे सा भाव था। माफ़ करना मुझे, बहुत पीड़ा पहुंचाई मैंने आपको। आपको शब्द जैसे उसे चुभ गया। बोली कुछ भी नहीं, पर इस एक शब्द ने तो जैसे एक बार में ही दूरियां बढ़ा दी थी। उसके तो तन बदन में आग ही लग गई थी। सुबह जो उसका प्यार थी, इसकी बारात के दिन ही उसने आत्महत्या कर ली थी। लौटा तो पता चला, फिर वह भाग खड़ा हुआ था। लौटने के बाद भी अब मुकेश या तो घर पर ही गुमसुम पड़ा रहता या फिर कहीं बाहर दिन भर भटकता रहता। फिर जब थका मांदा लौटता तो बगैर कुछ कहे सुने सो पड़ता। ऐसे में ही उसने उसे झिझोड़ कर उठाया और पहली बार अपनी जबान खोली थी। तब उसका स्वर अवसाद भरा था। मैं पराए घर से आई हूँ, ब्याता हूँ आपकी। आपने मुझसे शादी की है, या तो नहीं भूले होंगे आप? वह नीरव नजरों से उसे देखता रहा था, बोला कुछ भी नहीं। सुगंधा को उसकी यह चुप्पी चुभ गई। वह फिर से बोली थी, तब उसकी आवाज़ विकृत हो आई थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मुझे लौट जाना चाहिए अपने मम्मी पापा के पास? आपने बड़ा ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। क्या आपका यह दायित्व तो नहीं बनता कि सब कुछ सामान्य हो जाए और आप अपना काम काज संभाल लो? अपने दायित्वों को समझो और इस मनहूसियत को मिटा डालो। चंद लम्हों के लिए वह रुकी, खामोशी छाई रही। उस खामोशी को खुद ही भंग करते हुए बोली, आपके कारण ही पूरे परिवार का मन मलिन रहा है अब तक, वह भी उसके लिए जो आपकी थी भी नहीं। अब मैं हूँ और मुझे आपका फैसला जानना है, अभी और अभी। मैं घुट घुट कर जी नहीं सकती, समझे आप? सुगंधा के भीतर का दर्द उसके चेहरे पर था जो साफ झलक रहा था।
मुकेश के चेहरे की मायूसी भी वह भली भांति देख रही थी। दोनों के ही भीतर अलग अलग तरह के झंझावात थे, झुंझलाहट थी। मुकेश उसे सुनता रहा था, वह उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाए रहा था। वह अपने प्रति उपेक्षा, शोभा के प्रति आक्रोश को देख रहा था। जब उसने चुप्पी सा दी, मुकेश फफक पड़ा था और देर रात फफक कर रोता ही रहा था। अश्रु थे जो उसके रोके नहीं रुक रहे थे। तब उसकी स्थिति बेहद ही दयनीय दिखी थी उसे। वह सकपका गई थी, उसे अफसोस हुआ था। अफसोस इतना कि आंखें भी छलक आई थी। यह सोचकर कि मुझे इसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए था, मैंने जल्दबाजी कर दी। अभी तो इसके क्षत विक्षत मन को राहत मिली भी नहीं और मैंने इसके घाव फिर से हरे कर दिए। उसने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा। सोचा मन की भड़ास आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाए तो ही अच्छा है, शायद इससे यह संभल ही जाए। फिर भी अंतर मन में शोरगुल था। उसमें से एक आवाज़ स्फुट सी थी, क्या मैं इतने निष्ठुर हूँ जो इसकी वेदना को समझने का अब तक एक बार भी नहीं सोचा? क्या स्त्री जाति का स्वभाव ही ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखती है? दूसरों की परवाह करना, दूसरों की पीड़ा क्या उसके आगे कोई महत्व नहीं रखती? क्या ऐसी सोच होती हमारी? अगर ऐसा ही है तो बड़ी शर्मनाक बात ही। जा तो उसकी तंद्रा तब भंग हुई थी जब वह बोला, शादी हो जाती अगर हमारी तो वह आपके स्थान पर होती आज। प्यार किया था उसे, निभाना भी चाहता था, पर इन बड़े बुजुर्गों के कारण ही वह चल बसी। मैं कहाँ जानता था कि वह ऐसा कर डालेगी। पर मेरा क्या, इस पछड़े में मैं दोषी कैसे? मुझे सजा क्यों मिल रही है? आप कहो तो अभी इसी क्षण अपना सामान समेट कर निकल जाऊं। देखिए, मुझे संभलने में जरा वक्त लगेगा। फिर मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़कर चली जाओ? तभी सुगंधा फिर से बिफड़ी। वह हमारे वैवाहिक जीवन में जहर घोल गई है। अगर वह भली होती तो ऐसा कहर तो न ढाती। लाज शर्म, परिवार का मान सम्मान, मर्यादा भी तो कोई चीज होती है जो उसमें नहीं थी। इतनी कड़वी जबान तो न बोलो उसके विषय में जो रही नहीं। उलूल जुलूल बकना क्या ठीक है? फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? वह एकाएक आवेशित हो उठा था। वह एक बार फिर से सकपका गई थी। उसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा तो नहीं थी। फिर वह अब तक यह बात समझ ही नहीं पाई थी कि गलत कौन है, क्या वह खुद, क्या उसका पति, या फिर वह नासपिटी। देखते देखते चंद दिन और बीत गए। स्थिति जो की त्यों ही बनी रहती थी। अब उसने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया था और समय के भरोसे जी रही थी। मुकेश अब भी सोते में जागते में रोता सिसकता दिखता। कभी उसकी नींद उचट जाने पर रात के अंधेरे में घर से निकल जाता। घंटों बाद थका हारा लौटता भी तो सोया पड़ा होता। भूख लगे तो खाता, अन्यथा थाली की तरफ निहारता भी नहीं। बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा था वह, और सुगंधा झुंझलाती रहती थी। ऐसे में सुगंधा को उसकी चिंता सताने भी लगी थी। इतने दिनों में मुकेश ने उसे छुआ भी नहीं था, न खुद से उसे बात ही की थी उसने। उस दिन पलंग के समीप के टेबल पर रखी शोभा की तस्वीर फ्रेम में जड़ी रखी दिखी तो वह चकित हो उठा। उसने उस फ्रेम को उठाया, शोभा की उस मुस्कुराती फोटो को देर तक देखता रहा, फिर यथास्थान रख दिया और सुगंधा की तरफ देखा। तब सुगंधा ने देखा, उसकी आंखें नम थी और उसके चेहरे के भाव देख सुगंधा को लगा जैसे उसके मन में उसके लिए कृतज्ञता के भाव थे। सुगंधा सहज भाव से बोली, मैंने अपनी हटा दी, शोभा दीदी अब हमारे साथ होंगी। हर पल हर क्षण आपको बुरा तो नहीं लगा? उसने उस वक्त कुछ न कहा। काफी समय बाद उसने उससे पूछा, तुमने खाना खाया? फिर तत्काल बोला, हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, तुम बैठी रहो, मैं ही माची से कह आता हूँ कि वे हमारी थाली परोस दे। खाना खाने के दौरान वह देर तक शोभा के विषय में बताता रहा। आज पहली बार ही उसने सुगंधा को आप और आपने कहकर संबोधित नहीं किया था, और आज पहली बार ही वह उससे खुलकर बातें कर रहा था। आज उसकी स्थिति और दिनों की अपेक्षा सामान्य लगी थी उसे। और जब वह सोया पड़ा था उस रात एक बार भी न सिसका, न रोया और न ही बड़बड़ाया। यह देख सुगंधा ने पहली बार राहत की सांस ली। मानसिक यातना से निजात पाकर सुगंधा आज गहरी नींद में थी। मुकेश उठ चुका था और उसके उठने के इंतजार में पास पड़े सोफे पर बैठा दिखा। पलंग से नीचे उतरते जब सुगंधा की नज़र टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी तो चकित हो उठी, मुस्कुरा दी। मुकेश भी मुस्कुराया था उसे देख तब। अब उस फोटो फ्रेम में शोभा की जगह सुगंधा की तस्वीर लगी थी। तुम मेरी शोभा हो, तुम्हें मेरी पत्नी सुगंधा भी। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल है और तुमने मेरे कारण ही महीने भर से बहुत दुख झेला है, पर अब नहीं। मैं आज से ही दुकान जा रहा हूँ। और तभी सुगंधा को महसूस हुआ कि उसकी मांग का सिंदूर सुर्ख हो चला है और दमक भी उठा है। कुछ अधिक ही सुर्ख और कुछ अधिक ही दमक रहा था।
दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।